सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत और फ्रांस के संबंधों पर और समझने का प्रयास करेंगे कि भारत फ्रांस के समर्थन में क्यों आया है। फ्रांस इस समय कई प्रकार की आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश के अंदर एक तरफ जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ वहां पर जो धार्मिक भावनाओं की आहत होने की वजह से टकराव है वो बढ़ता जा रहा है। इस टकराव ने फ्रांस के अंदर कई प्रकार की हलचल उत्पन्न कर दी है। वहीं फ्रांस के अगेंस्ट में कई राष्ट्रों ने एक प्रकार का गठजोड़ बना लिया है और इस समय वो फ्रांस को टारगेट किए हुए हैं। ऐसे समय में न सिर्फ भारत ने फ्रांस का हाथ थामा है, बल्कि फ्रांस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। समझेंगे ये जो टॉपिक है आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण होने वाला। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा फ्रांस की लोकेशन देख लीजिए। ये जो लोकेशन है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक तरफ अगर देखेंगे तो आपको भूमध्य सागर दिखाई देगा। इस भूमध्य सागर से अगर आप पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो आप मिडिल ईस्ट के जो राष्ट्र हैं, जो देश हैं, वहां तक पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर है। अब ये जो उसका ओपन बाउंड्री है, इसकी वजह से यहाँ पर कई प्रकार की माइग्रेशन की घटनाएं होती हैं। माइग्रेशन की वजह से कई बार यहाँ पर उस प्रकार की भी आबादी आती है जो यहाँ के कल्चर से बहुत अच्छी तरह से परिचित नहीं है या जो उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ये जो फ्रांस है, इसकी जो संरचना है कुछ जटिल है। इसका जो विकास हुआ है हर देश की तरफ से एक ऐतिहासिक स्वरूप में कई घटनाओं के बाद हुआ है। तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर है और जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो मान्यताएं हैं, उनमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है और उसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये जो तनाव है वो बढ़ रहा है। हालांकि कुछ और भी चीज़ें हैं, कई चीज़ें हैं, उनका भी हम जिक्र करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा इसका जो लोकेशन है, इसके जो राष्ट्र हैं समीपवर्ती, उनको देख लीजिए। इधर देखेंगे तो आपको स्पेन दिखाई देगा, इधर देखेंगे आपको जर्मनी दिखाई देगा और वहीं पर बेल्जियम दिखाई देगा। इधर अगर आप देखेंगे तो इटली दिखाई देगा, दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड भी आपको दिखाई देगा। एक और मैप देखते हैं, थोड़ा सा चीज़ें और क्लियर हो पाएंगी। अब देखिए यह जो आपका एक आउटलाइन मैप है, इसको देख पा रहे होंगे तो थोड़ा सा इसको रोक कर देखिएगा। यह मैप इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि फ्रांस के अंदर जो कुछ भी घटित होगा वह सिर्फ फ्रांस में नहीं होगा, बल्कि यह जो यूरोपीय यूनियन है, खासकर ये जो पश्चिमी यूरोप है, इसके अंदर भी उसी प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह जो पूरा यूरोपीय समुदाय है इसका जो स्ट्रक्चर है काफी मिलता जुलता है। आइए थोड़ा सा मिनट्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तब चीजें काफी क्लियर हो पाएंगी। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है जिसका आधिकारिक नाम फ्रांस गणराज्य है, अर्थात फ्रांस रिपब्लिक है। इसका जो विस्तार है मुख्य भूमि से अलग कुछ अन्य क्षेत्रों में भी है, जैसे कि हमने एक क्षेत्र आपको परिचित कराया था, न्यू कैलेडोनिया। इस पर पूरा मैंने सेपरेट जो है कि वीडियो बनाया था। तो ये जो न्यू कैलेडोनिया है, फ्रेंच पोलिनेशिया है, वॉलिस और फुतना है, ऐसे कई क्षेत्र हैं जो फ्रांस की मुख्य भूमि से तो जुड़े हुए नहीं है, लेकिन उस पर क्या है, फ्रांस की संप्रभुता है। इसकी राजधानी पेरिस है और यह यूरोपीय संघ का सदस्य देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जो उत्तर में बेल्जियम, लग्जमबर्ग, पूर्व में जो है जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली, और दक्षिण पश्चिम में स्पेन, और पश्चिम में जो है अटलांटिक महासागर, और दक्षिण में भूमध्य सागर तथा उत्तर पूर्व में इंग्लिश चैनल से घिरा हुआ है। अब ये जो देश है इसकी जो सीमाएं हैं आपने वो देख ली, तो अब थोड़ा सा इसका जो ऐतिहासिक विकास हुआ है उसको समझते हैं। फ्रांस भी अन्य देशों की तरह अपना जो इसने विकास किया है वो कई जो है ऐतिहासिक चरणों से गुजरते हुए किया है। और अगर आप इस देश से परिचित हैं तो एक शब्द जरूर आपने सुना होगा और वह है फ्रांसीसी क्रांति। तो जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वह 1789 से लेकर 1799 का जो चरण है, इसमें कई प्रकार के यहाँ पे बदलाव आते हैं।
बदलाव ये आते हैं कि यहाँ पर जो राजा थे उनकी गद्दी से उनको हटा दिया जाता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो धारणा जिसको हर संविधान में स्वीकार किया जाता है वह यहीं से निकलकर आती है। साथ ही साथ जो राजतंत्र थे उनका विनाश कर हुआ और गणतंत्रों के विकास की नींव यहां से पड़ती है और उसकी गति बढ़ती है। अर्थात यह जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी इसने पूरी दुनिया को यह बताया था कि गणतंत्र कैसा होना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट क्या क्या होना चाहिए। और इसी देश ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे कॉन्सेप्ट को पूरे वैश्विक समुदाय से परिचित करवाया। इसका मतलब है इसका काफी प्रचार प्रसार किया गया। फ्रांस को आधुनिक जो समय है इसमें अग्रणी देशों में इसको शामिल किया जाता है। यह जो देश है अपने खुलेपन के लिए जाना जाता है। यह कला, विज्ञान और दर्शन का जो है कि वैश्विक केंद्र है। यह दुनिया में जो सालाना लगभग 83 मिलियन विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसका कारण यह है कि यह जो देश है कई प्रकार की संस्कृतियों को लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन जब यही संस्कृतियां आपस में किसी तनाव का कारण बन जाएंगी तो वह उसके लिए चिंता का भी कारण बन जाएगी। यहाँ की अगर जनसंख्या अगर देखें तो आपको पता चलेगा 63 से लेकर 66% यहाँ पर ईसाई समुदाय है, 7 to 9% जो है कि मुस्लिम समुदाय की आबादी है और 0.5 से लेकर 0.75% बौद्ध और इतने ही लगभग यहूदी समुदाय के लोग रहते हैं। हालांकि इस समय जो है कि जो यहाँ पर माइग्रेशन हुआ है उस माइग्रेशन से मुस्लिम समुदाय की यहाँ पर आबादी बढ़ी है। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी मजबूत है और यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और देखभाल की जो सुविधाएं वो काफी विकसित हुई हैं। यहाँ पर उच्च मानव विकास पाया जाता है, जीवन प्रत्याशा उच्च है। इसी के कारण समुदाय कोई भी हो, हर व्यक्ति की यह इच्छा रहती है कि अगर वह किसी भी प्रकार के सर्वाइवल की कंडीशन का सामना कर रहा है या किसी प्रकार के संकट का सामना कर रहा है तो वह फ्रांस जाना चाहता है। और फ्रांस का जो वहाँ का पूरा स्ट्रक्चर है उसमें इतना खुलापन है, वह दूसरे देशों के लोगों को स्वीकार भी करता है और कई बार यही जो है उसकी जो नीति है उस पर भारी पड़ जाती है। खैर, यहां तक तो हमने फ्रांस के कुछ बेसिक चीजों को समझा। फिर से हम इन्हीं सब चीजों का जिक्र करेंगे। अब थोड़ा सा भारत और फ्रांस को देख लेते हैं ताकि जब हम बताएंगे कि फ्रांस में ये जो चीजें हैं इसके वजह से भारत ने यह स्टैंड लिया है तो चीजें क्लियर हो सके। भारत और फ्रांस के संबंध ऐतिहासिक रूप से बहुत मजबूत रहे हैं और भारत की आज़ादी के बाद से ही जो है कि फ्रांस भारत के लिए यूरोपीय देशों में सबसे महत्वपूर्ण रहा। अर्थात अगर यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण देश जो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो तो उसमें ब्रिटेन और फ्रांस का नाम आगे आता है। 1950 से लेकर 1980 तक भारत के जो संबंध हैं अन्य देशों के साथ फ्रांस के साथ भी रहे, लेकिन संबंधों में काफ़ी जो कि पॉजिटिविटी थी। लेकिन 1980 का जो दशक आता है यहाँ से दोनों देशों के संबंधों में काफ़ी तीव्र गति से वृद्धि होती है और संबंधों में जो मजबूती है वो बढ़ती हुई चली जाती है। 1998 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैकेस चिराग भारतीय दौरे पर आए और उस दौरान दोनों देशों के बीच एक सामरिक समझौता संधि हुआ और इस प्रकार का समझौता करने वाला यह जो देश था, अग्रणी देश था, इसने भारत को कई तरह से आश्वस्त किया। जनवरी 2008 में भारत के गणतंत्र दिवस के समारोह में फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया और इसके बाद सितंबर 2008 में तत्कालीन जो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे वह फ्रांस के दौरे पर गए और इस दौरान कई प्रकार के महत्वपूर्ण समझौते हुए और उसमें से एक महत्वपूर्ण समझौता परमाणु समझौता भी है। अर्थात परमाणु समझौते के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह देश जो है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2015 में वर्तमान जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी फ्रांस के दौरे पर गए और वर्षों के से लंबित यहाँ पर एक जो समझौता करने का प्रयास किया जा रहा था राफेल से संबंधित, उसको उन्होंने फाइनल किया और उसी समझौते का परिणाम है कि राफेल अब आपके पास कुछ आ चुके हैं। इस समय भारत जो है कि भारत में लगभग 1000 से अधिक फ्रांसीसी कंपनियां कार्यरत हैं। वहीं 150 से लेकर 125 कंपनियां जो भारतीय कंपनियां हैं उनकी उपस्थिति फ्रांस में बनी हुई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दोनों के जो संबंध हैं वह हर तरह से बने हुए हैं, आर्थिक रूप से भी, सामरिक रूप से भी। दोनों देशों की जो सेनाएं हैं परस्पर एक दूसरे का सहयोग करती हैं और इसी के कारण आपने कई प्रकार के सैन्य अभ्यास सुना होगा। जैसे आपने
आपने शक्ति सैन्य अभ्यास सुना होगा, वरुण सैन्य अभ्यास सुना होगा, गरुड़ सैन्य अभ्यास सुना होगा। ये भारत और फ्रांस के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास हैं। दोनों देश अपने संबंधों की मजबूती को लेकर प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए दोनों देशों ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है और इसकी बैठक हर साल होती है। इस बैठक में यह डिसाइड किया जाता है कि दोनों देशों के संबंधों को किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़ाया जा सकता है। चाहे आप क्लाइमेट चेंज का मुद्दा ले लीजिए या फिर सोलर अलायंस का मुद्दा ले लीजिए, फ्रांस आपको सबसे आगे भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा। भारत फ्रांस के बीच 1982 में 36 मिराज 2000 लड़ाकू जहाज का सौदा हुआ था। मिराज 2000 यह जो है कि मॉडल का नाम है, 36 मिराज आने थे, इसका सौदा हुआ था और इसका जो प्रयोग किया गया था कारगिल युद्ध के दौरान किया गया था। इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। वर्ष 2005 में फ्रांस के साथ जो है कि भारत ने 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का भी समझौता किया था और इसका जो निर्माण है वह भारत के मझगांव डॉकयार्ड में हो रहा है। दोनों देश आतंकवाद के मुद्दे को लेकर भी सहमत हैं और दोनों की प्रतिबद्धता लगभग एक जैसी है और दोनों देश नो मनी फॉर टेरर के प्रमुख दृष्टिकर्ता हैं। इसका मतलब है दोनों देशों का प्रयास रहता है कि किसी प्रकार का ऐसे वित्तीय लेन देन को रोका जाए जिससे क्या होता है, आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। कुल मिलाकर ये चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूं कि फ्रांस में जो कुछ भी हो रहा है इसका बैकग्राउंड आप समझ सकें। यह कोई नया घटनाक्रम नहीं है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेते हुए फ्रांस का साथ दिया, ऐसा नहीं है। दोनों देशों की जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने तकनीकी सहयोग और ऑनलाइन माध्यम से जो फैलाने वाले कट्टरतापंथी जो विचार होते हैं उस पर लगाम लगाने का प्रयास दोनों देश करते हैं और इसके लिए वर्ष 2018 में एक समझौता भी हुआ है। भारत और फ्रांस दोनों ने क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन के कार्यान्वयन की पुष्टि की है और यह जो समझौता है इसका उद्देश्य है सोशल मीडिया पर चरमपंथी और हिंसक सामग्री को हटाना। अर्थात फ्रांस में जो अभी चल रहा है और भारत में जो आए दिन होता रहता है उससे निपटने का प्रयास भी दोनों देश लंबे समय से पहले से कर रहे हैं। दोनों देश सीमा पार से आतंकवाद की निंदा करते हैं और सभी प्रकार के आतंकवाद को खत्म करने और उनके वित्त पोषण पर प्रतिबंध लगाने की वकालत करते हैं। भारत में फ्रांस के सहयोग से जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का क्रियान्वयन किया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के चिकित्सा प्रशिक्षण में सहायता देने हेतु भी सहमति अपनी दी है और जो हमारी अंतरिक्ष यात्री होंगे वर्ष 2022 में भारत के मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा होंगे। अर्थात भारत का जो मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन जाना है उसमें भी फ्रांस हमारा सहयोग कर रहा है। तो इस तरह से हमने तो ये समझा कि आखिर किस प्रकार के हमारे संबंध रहे। एक लेटेस्ट मुद्दा जिसको लेकर पूरी वैश्विक निगाहें फ्रांस पर थी वह था अनुच्छेद 370 को लेकर और इस मुद्दे पर भी भारत का जो है कि फ्रांस ने वैश्विक समर्थन किया। वैश्विक समर्थन का मतलब यह है कि न सिर्फ फ्रांस ने भारत का समर्थन किया बल्कि अन्य देशों को भी भारत का जो कंसर्न है, जो उसके मुद्दे हैं, उनसे परिचित करवाया। दोनों देशों ने हिंद महासागर में सुरक्षा और शांति को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रकार के समझौते किए और इसी संदर्भ में वर्ष 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए यदि कोई दो देश कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं तो वह देश हैं भारत और फ्रांस। जब इस प्रकार के संबंध हो तो स्वाभाविक है कि अगर किसी देश पर अब कोई अगर जटिलता आती है, किसी प्रकार की चुनौती आती है तो दूसरा देश आगे बढ़कर क्या करे, उसकी सुरक्षा करे। इस समय फ्रांस कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे बढ़ता कट्टरपंथ, इस्लामिक विरोध, आतंकवाद की घटना और धार्मिक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच का संघर्ष और सामंजस्य बनाने का प्रयास। अर्थात एक तरफ यहां पर जो कट्टरपंथ है वह बढ़ रहा है, दूसरी तरफ यहां के जो लोग हैं, जैसा कि मैंने बताया, यहां पे अधिकांश जो लोग हैं ईसाई समुदाय के हैं, वह क्या कर रहे हैं, इस्लामिक विरोध को अपना एजेंडा बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं और सबसे केंद्र में है आखिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किस प्रकार लगाम लगाई जाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस देश के लिए काफी मायने रखती है।
फ्रांस एक ऐसे देश के रूप में जाना जाता है जो हर छोटी बात का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरता है। जैसे कि मैंने फ्रांसीसी क्रांति का जो उल्लेख किया, उसका बताना उद्देश्य यह था कि उस समय से लेकर आज तक फ्रांस में अगर वहां की सरकार या वहां की कोई संस्था कोई भी ऐसा कार्य करती है जो मानवता विरोधी है या जो उनके राष्ट्रीय उद्देश्य जो उन्होंने स्थापित किए थे या उनके जो कॉन्सेप्ट है, जो उनकी आइडियोलॉजी है उनके देश के संविधान की, उसके अगेंस्ट में होता है तो वह सड़कों पर उतर आते। अर्थात फ्रांस के लोगों में एकजुटता सबसे ज्यादा पाई जाती है। और ऐसे समय में जब यह देश क्या कर रहा हो, आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहा हो, और खासकर तब जबकि यह हो कि वहां पर एक वर्ग यह कह रहा है कि हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं वह आहत नहीं होनी चाहिए, दूसरा वर्ग यह कह रहा है कि नहीं, हम तो क्या करेंगे, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए संघर्ष करेंगे। अब फ्रांस को दोनों ही समुदायों के बीच में क्या करना है, सामंजस्य स्थापित करना है। लेकिन फ्रांस खुद तो कर लेता, लेकिन अन्य देश जब उसको भड़काने का प्रयास करेंगे या वहां पर रहने वाले माइनॉरिटीज को यह बताने का प्रयास करेंगे कि फ्रांस आपके साथ ना सही कर रहा ना सही करेगा, तो वहां के जो माइनॉरिटीज हैं उनके बीच में गलत संदेश जाएगा। और इसी से पूरा यह जो टॉपिक है जुड़ा हुआ है। फ्रांस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वाधिक मान्यता दी जाती है, इसलिए यह देश अपने ऊपर हर ऐसे हमले का प्रतिकार करता है जिससे इसकी स्वतंत्रता का हनन होता है। वर्ष 2015 में आपको पता है जो चार्ली हेब्दो पत्रिका है उसने मोहम्मद पैगंबर साहब का एक कार्टून छापा था, जिसके कारण इस पत्रिका के ऑफिस पर आतंकी हमला हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे। इसके बाद से पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़े कार्टूनों को लेकर यहां पर कई बार आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं, और इसके केंद्र में वही दो चीजें हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरी तरफ जो है कि धार्मिक भावनाओं की आहत होने की बात। वर्तमान विवाद का जो प्रारंभ हुआ वो कुछ दिन पहले हुआ घटना से जुड़ा हुआ है। 16 अक्टूबर को फ्रांस के एक स्कूल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक क्लास, मतलब ये जो क्लास थी वो किस पर केंद्रित थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक क्लास का आयोजन किया गया था, जिसमें सैमुअल पैटी नाम के एक शिक्षक ने अपने छात्रों को मोहम्मद पैगंबर साहब के कुछ कैरिकेचर दिखाए। कैरिकेचर का मतलब समझ लीजिए सामान्य भाषा में कार्टून दिखाए, जो कि व्यंग्य पत्रिका चार्ली हेब्दो द्वारा वर्ष 2015 में प्रकाशित किए गए थे। अर्थात वर्ष 2015 में जब आतंकवादी हमला हुआ था तो किसके ऊपर हुआ था, चार्ली हेब्दो के ऊपर। और किसके कारण हुआ था, कार्टून को लेकर। उसी प्रकार के कुछ कैरिकेचर जो चार्ली हेब्दो ने ही छापे थे, उन्होंने उसका उदाहरण देते हुए कहा कि देखिए यह जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला था। और जब यह बात कह रहे थे तो वहां पर बैठा एक युवक इससे आहत हो रहा था, और अगले दिन एक 18 वर्षीय चरमपंथी युवक ने सैमुअल पैटी की हत्या कर दी। इस हत्या की निंदा करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अभिव्यक्ति और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की स्वतंत्रता का बचाव किया, और उन्होंने कहा कि सैमुअल पैटी की जो हत्या हुई है वह गलत है, वह निंदनीय है। अब ऐसे समय में दो तरह की बातें उठने लगी। पहली यह थी कि वहां का जो ईसाई समुदाय है उसने यह समझा कि क्या हम अगर अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की डिमांड करते हैं, हम किसी चीज का अभिव्यक्त करते हैं, किसी चीज को हम प्रदर्शित करते हैं, तो क्या हमारे ऊपर जानलेवा हमला होना चाहिए। अगर जानलेवा हमला होता है तो आखिर यह लोग कौन है। कई प्रकार की वहां पे चीजें उठी। इसके बाद जो है कि विवाद बढ़ने लगा, कई हजार लोग सड़कों पर उतर गए। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने कहा कि जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसकी एक सीमा होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए, जिससे दूसरे वर्ग की भावनाएं आहत ना हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो बनाया है चार्ली हेब्दो का, उसमें पूरा बताया कि जो फ्रांस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वह अपने राजा के, अपने जो वहां पे जो उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं, जैसे वहां पे अधिकांश समुदाय जो है वह ईसाई समुदाय से बिलोंग करता है, उनसे जुड़े हुए जो पोप हैं, जो पादरी हैं, उनके भी वह चित्र जो है कि इसी रूप में प्रस्तुत करते आए। अर्थात वहां पर इस प्रकार की अभिव्यक्ति का एक कल्चर है, और उसी कल्चर को लेकर अभी क्या है, टकराव बढ़ता जा रहा है। इस घटना के बाद मैक्रोन ने कहा इस समय फ्रांस जिन स्थिति
परिस्थितियों का सामना कर रहा है वह इस वजह से है कि इस्लाम अपनी आइडियोलॉजी को रिपब्लिक से ऊपर मानता है। उन्होंने यह भी कहा कि बढ़ती कट्टरता की वजह से ही इस्लाम संकट का सामना कर रहा है। तो जब उन्होंने यह बात कहा कि इस्लाम इस समय संकट का सामना कर रहा है और अपनी आइडियोलॉजी की वजह से वो ऐसा हो रहा है, तो इसको लेकर जो मुस्लिम समुदाय है उसने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस्लाम पर कोई संकट नहीं है, आपकी ये जो बात है गलत है। वहीं दूसरी तरफ जो है कि मैक्रोन ने इससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि इस समय जो कुछ भी होगा, अर्थात अगर कट्टरता बढ़ती है तो उसके पीछे क्या है, यह आइडियोलॉजी है। अब आइडियोलॉजी पर अगर बात होगी तो स्वाभाविक है जो दूसरा वर्ग है वह क्या करेगा, वह उसकी प्रतिक्रिया करेगा, और ऐसा हुआ ही। उन्होंने अर्थात मैक्रोन ने सैमुअल पैटी का पक्ष लेते हुए कहा कि फ्रांस की आइडियोलॉजी का वह हिस्सा है। कौन सी आइडियोलॉजी? अभिव्यक्ति की आज़ादीवादी आइडियोलॉजी का वह समर्थन कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि कुछ कट्टरपंथी अपने को तब तक ऊपर नहीं उठा पाते हैं जब तक कि वह सैमुअल पैटी जैसे ऐसे लोगों पर हमला नहीं करते। अर्थात उनका कहना था कि इस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कट्टरपंथी लोग ऐसा करते हैं। अगर वह ऐसा कर रहे हैं तो इससे फ्रांस कमजोर नहीं होगा बल्कि मजबूत होगा। और उन्होंने कहा कि मैं अर्थात राष्ट्रपति खुद जो है कि सैमुअल पैटी की जो हत्या हुई उसकी निंदा करता हूं और उनकी जो आइडियोलॉजी है अभिव्यक्ति की आजादी उसका मैं समर्थन करता हूं। मैक्रोन ने राइट टू ब्लास्फेमी का समर्थन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वह राइट टू ब्लास्फेमी का समर्थन करते हैं। राइट टू ब्लास्फेमी के अंतर्गत क्या किया जाता है कि आप किसी भी धर्म के खिलाफ भी बोल सकते हैं, अर्थात जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात है उसी का यह हिस्सा है। अर्थात जो हम कुछ बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो राइट टू ब्लास्फेमी कहता है कि अगर आपको ईसाई जो धर्म है वह पसंद नहीं है, कोई दूसरा धर्म पसंद नहीं है, तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि यह जो हमारा कॉन्सेप्ट है हम इसका समर्थन करते हैं। इसलिए अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो आहत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके देश का कल्चर ही ऐसा है। उन्होंने कहा कि वह धर्म और शिक्षा को अब अलग अलग करेंगे और बढ़ती हुई जो कट्टरता है उस पर लगाम लगाने का हर संभव प्रयास करेंगे। अब बढ़ती हुई कट्टरता शब्द जब वह यूज करते हैं तो उनका टारगेट क्या है? उनका कहना यह है कि यहां पर अब कट्टरता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब जब वो यह बात कह रहे हैं तो इसका क्या होगा? विरोध होगा। और इसी के बाद तुर्की ने सबसे पहले इसका विरोध किया। हालांकि फ्रांस और तुर्की का जो संघर्ष है वह कोई नया नहीं है। आपको मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि जो भूमध्य सागर में जो वहां पे तेल वाले क्षेत्र हैं उनकी खोज को लेकर कैसे तुर्की और ग्रीस के बीच में विवाद है और ग्रीस के समर्थन में फ्रांस उतरा। वहीं अभी जो आपने देखा आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में संघर्ष चल रहा था, या फिर जो है कि सीरिया को लेकर जो नाटो के दोनों ही सदस्य देश हैं, अर्थात तुर्की भी है और जो है कि फ्रांस में, बावजूद इसके दोनों के बीच में काफी संघर्ष चल रहे थे। और इस समय जो तुर्की का जो आइडियोलॉजी है या तुर्की का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वह अपने आप को फिर से वही 1970 से पहले की कंडीशन क्रिएट करना चाहते हैं। अर्थात तुर्की अपने आप को इस समय मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा नेता घोषित करना चाहता है। ऐसे समय में उन्होंने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। वहां के राष्ट्रपति एर्दोगन ने मैक्रोन के मेंटल लेवल के ट्रीटमेंट की बात कही और इसके बाद फ्रांस ने इस बात पर प्रतिक्रिया दिखाते हुए अपने एम्बेसडर को तुर्की से अर्थात अंकारा से वापस बुला लिया। अब बात यहीं पर नहीं रुकी। इसके बाद जो है कि एर्दोगन ने बायकॉट फ्रेंच गुड्स का भी नारा दिया, जिसका समर्थन कई देशों के द्वारा किया जा रहा है। अर्थात यहां पर जो बात प्रारंभ हुई थी एक देश से, उसने न सिर्फ वैश्विक रूप धारण कर लिया है बल्कि वह तनाव का कारण भी बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने भी तुर्की का समर्थन करते हुए मैक्रोन को घेरने की कोशिश की तथा फ्रांसीसी वस्तुओं के बहिष्कार की बात कही है। ईरान के विदेश मंत्री ने यह कहा कि दुनिया के 1.9 बिलियन मुस्लिम आबादी को टारगेट किया जा रहा है और उसमें खास तौर पर उन्होंने क्या कहा कि यह फ्रांस के द्वारा भी ऐसा ही किया जा रहा है। अर्थात उनका कहना था कि फ्रांस
फ्रांस जिस धर्मनिरपेक्षता की बात करता है वह उसको फॉलो अप नहीं कर रहा। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर 1905 में फ्रांस में एक कानून बना था और उस कानून के माध्यम से यह निश्चित हुआ था कि यहाँ पर यह जो फ्रांस है इसकी जो आइडियोलॉजी होगी वो धर्मनिरपेक्ष की होगी। लेकिन यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष का जो स्वरूप है उसमें क्या किया है, राज्य और धर्म को दोनों को अलग अलग रखा गया और इसी के कारण यहाँ पर जो व्यक्ति की आज़ादी है उसको ज़्यादा महत्व दिया गया है। और उस ज़्यादा महत्व की वजह से जब एक वर्ग अब यह कहता है कि उनकी जो है कि धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो दूसरा वर्ग कहता है कि नहीं, हम इसकी वजह से अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी में कमी नहीं डाल सकते। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय विमर्श के सबसे बुनियादी मानकों के उल्लंघन का विरोध करते हुए भारत ने कुछ मुस्लिम राष्ट्रों द्वारा की जा रही फ्रांस के राष्ट्रपति की व्यक्तिगत आलोचना की निंदा की। इसको आसान संदर्भ में समझिए तो भारत ने कहा कि इस समय जो कुछ भी हो रहा है फ्रांस के राष्ट्रपति की जो व्यक्तिगत आलोचना जिस तरह से की जा रही है वह अंतर्राष्ट्रीय विमर्श के जो सबसे बुनियादी मानक हैं। बुनियादी मानक का मतलब ये है कि हम जब भी कोई अपनी बात कहेंगे तो उसका एक तरीका होगा, विरोध का एक तरीका होगा, उसके खिलाफ है। और इससे क्या किया जा रहा है, फ्रांस को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है और फ्रांस के राष्ट्रपति को टारगेट किया जा रहा है जो कि निंदनीय है। इसी के साथ भारत ने आतंकवादी हमले के रूप में एक स्कूल शिक्षक की हत्या की घटना की भी निंदा की। भारत ने कहा जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए किया जा रहा है वह गलत है और निंदनीय। अब भारत ने यह जो कदम उठाया यह क्या सिर्फ तुर्की और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, क्योंकि ये जो दोनों देश हैं वह जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर हमेशा भारत को घेरने का प्रयास करते, उसकी वजह से नहीं। मैंने भारत और जो फ्रांस के संबंध बताए थे, दरअसल दोनों देशों का जो संबंध है वो काफ़ी मजबूत है और उसी की वजह से दोनों देशों ने इस प्रकार के निर्णय लिए। वहीं आने वाले समय में ये जो मिडिल ईस्ट का क्षेत्र है ये फ्रांस से दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तुर्की है और यहाँ पर जो अन्य देश हैं यहाँ पर फ्रांस को लेकर कई प्रकार की चिंताएं देखी जा रही। चिंताएं ये हैं कि यहाँ पर कई देशों में बायकॉट फ्रांस के गुड्स का जो है कि नारा दिया जा रहा है, साथ ही साथ फ्रांस के साथ जो कल्चरल संबंध है उनको समाप्त किया जा रहा है और कई प्रकार के आने वाले समय में समझौते प्रभावित होते हैं। ऐसे समय में भारत ने क्या किया है कि जो उसके साथ संबंध आ रहे थे उनको आगे बढ़ाया और साथ ही साथ भारत ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी किसी भी देश के लिए स्वतंत्रता का एक मूल भाग है और उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ भारत का हमेशा मानना यह रहा है कि किसी भी धर्म और समुदाय के साथ कुछ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जिससे उसकी भावनाएं आहत हो। लेकिन यहां पर एक चीज हमें और समझना है कि जो कुछ भी फ्रांस में हो रहा है वो फ्रांस का आंतरिक मुद्दा भी है। ऐसे में अगर कोई दूसरा देश आंतरिक मुद्दों के आधार पर उसको घेरने का प्रयास करता है तो भारत उसके समर्थन में खड़ा हुआ है। कुल मिलाकर ये जो टॉपिक था इसमें आप समझ पाए होंगे कि फ्रांस किन प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।